नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान दो घटनाएं ऐसी घटित हुई थी जो यह बताता था कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और शुभेंदु अधिकारी सीएम बनेंगे तो वो किस मूड में काम करेंगे। पहली घटना, चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के सामने शुभेंदु अधिकारी दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके गले में भगवा पटका पहनाते हैं और जिस तरीके से पब्लिक का रिएक्शन होता है ये उसकी तरफ एक इशारा था। दूसरा, जिस दिन शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी हो रही थी, शपथ ग्रहण हो रहा था और वो सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और जब वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं तब पब्लिक का जो रिस्पॉन्स था वो ये बता रहा था, वो मैसेज था शुभेंदु अधिकारी को भी कि भैया ऐसा है, सिर्फ दंडवत प्रणाम करने से नहीं होगा। जो गुरुजी से दीक्षा लिए हो, जो गुरुजी से ज्ञान लिए हो, उसे अब राज्य में इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने, एक कहावत है ना, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, तो ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा का जो बेंचमार्क है उसे कहीं ना कहीं बीट करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन काम को करने में योगी आदित्यनाथ को महीनों लगे, क्योंकि उन्होंने वो राज्य को इनहेरिट किया, जिस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को स्थापित किया और कुछ महीनों बाद जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया कि सत्ता हाथ में आई, उसे समझा, फिर इंप्लीमेंट किया, तो महीना, 2 महीना, 4 महीना लग गए और आजम खान, अतीक अहमद जैसे लोगों को सेट करने में समय लगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने मात्र 1 हफ्ते में अभिषेक बनर्जी का आजम खान और अतीक अहमद दोनों बना दिया है। और अब जो अभिषेक बनर्जी, जिसकी तूती पूरे पश्चिम बंगाल में बोलती थी, जो अपने साथ Z+ श्रेणी की सुरक्षा लेकर चलता था, जिसके साथ 1000 पुलिस वाले रहते थे, जिसकी इतनी औकात थी, इतनी हिम्मत थी कि निर्वाचित सांसदों, विधायकों को अपने बंगले पर बुलाकर पीटता हो, उनकी वीडियो बनाता हो, जिससे पश्चिम बंगाल में जिस नाम से दहशत हो, आज वो मारा मारा फिर रहा है। ये सुनिश्चित किया शुभेंदु अधिकारी ने मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो क्या एक्शन हो रहा है अभिषेक बनर्जी पे डायरेक्ट? आपको ना जड़ पे हमला करना होता है, डायरेक्ट जो वहां हो रहा है उस पर चर्चा होगी। और कैसे अब अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए क्या मार्को रूबियो अमेरिका से भारत आ रहे हैं, क्या कनेक्शन है, उस पर भी चर्चा होगी। और किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने मात्र 1 हफ्ते में 10 ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं, निर्णय लगभग 60-70 से ऊपर पहुंच गए हैं, जो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में एक दूरगामी असर डालने वाला है। पहले बात अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी ने एक बयान दिया था कि भैया 4 मई को जब चुनाव हो जाएगा तो ये जो गुजराती गैंग है ना, इसे पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देंगे और कोई बचाएगा नहीं तुम्हें। और अमित शाह के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे जो गैर बंगाली लोग हैं उनके लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था और एक डर स्थापित करने का प्रयास किया था। उस डर के भरोसे वोट जीतने का प्रयास किया था कि भैया हम आ रहे हैं और जब हम आएंगे तो ना तुम्हें अमित शाह बचा पाएगा, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचा पाएंगे, ना योगी आदित्यनाथ बचा पाएंगे। तो वो जो डर स्थापित करने का प्रयास था, अब वही डर पब्लिक के मन से निकाला जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है बीएनएस की धाराओं में, वही बीएनएस जो कभी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाता था। आप समझिए समय का चक्र किस तरीके से घूमता है। कभी एक समय था कि पश्चिम बंगाल में भारत का कानून लागू नहीं होता था और आज वो समय है, उसी पश्चिम बंगाल में उसको जलाने वाले, उसको बर्बाद करने वाले लोग उसी कानून के तहत नॉन बेलेबल धाराओं में अब नापे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, नॉन बेलेबल धाराओं में। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधाननगर साइबर क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर दर्ज हुई है, एक सामान्य नागरिक ने करी है। और यही होना चाहिए, सामान्य नागरिक ने वोट डाला और इन भाईपो और पीसी को बाहर किया और एक सामान्य नागरिक के हाथों ही इन लोगों को जेल पहुंचाना चाहिए। तभी तो डेमोक्रेसी है, तभी तो जनता के हाथ में जो ताकत है उसका प्रदर्शन होना चाहिए। बीएनएस की धारा 192, 196, 351(2), 353(1)(c, इन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 123(2) और 125 नॉन बेलेबल धाराएं हैं इनमें। बहुत लोग कहते हैं भैया बीजेपी वालों ने क्या किया,
कोई जेल तो जाता ही नहीं है, तो साहब यूपी में आकर देखिए, जेल तो जेल, बहुत सारे तो ऊपर भी पहुंच गए, आसाम में जाइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और अगर नहीं भी हैं, अगर आपको लगता है, तो भैया जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति चलती है, शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर पर वहां एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। और इन धाराओं में जो एफआईआर दर्ज हुई है, वहां पर जो एफआईआर दर्ज कराने वाला है उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया गया है विद एविडेंस। वो पहुंचा है, अपने बयान दर्ज करा रहा है। और अभी तो धीरे 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 भैया, एक एफआईआर आजम खान पे पहले एक हुई थी ना, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर 50 हो गई, फिर 70, 75, 85, 86 एफआईआर हैं अगले के ऊपर। एक में जमानत होती है तो दूसरी का जेल टर्म शुरू हो जाता है, दूसरे में होती है तो तीसरे में हो जाता है, जब 86 तक पहुंचती है तो पहले वाली शुरू हो जाती है। ये एग्जाम्पल सेट किया था योगी आदित्यनाथ ने, वही होगा इस अभिषेक बनर्जी के साथ। यही नहीं, खुले मंच से ऐलान किया है शुभेंदु अधिकारी ने कि जो अभिषेक बनर्जी ने अपना तंत्र चलाया था, जो सिंडिकेट चलाया था, जो टोलाबाजी हो रही थी, जो हर दिन कमीशन पहुंचता था, साहब इलीगल टोल से पूरे पश्चिम बंगाल में हर दिन 70 से 80 करोड़ रुपए कमाए जाते थे। उसमें से कहा जाता है आधा अभिषेक बनर्जी को जाता था। तो कौन सा डिपार्टमेंट बचा होगा, कितना पैसा कमाया गया होगा, आप उस एक्सटेंट को समझिए। तो अब शुभेंदु अधिकारी मंच से कह रहे हैं कि जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको निर्देश दिए गए हैं, मात्र कलकत्ता में अभिषेक बनर्जी की 24 प्राइम प्रॉपर्टीज लोकेट कर ली गई हैं और उन पर जांच बैठेगी। और ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पर बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि जो अतीक, मुख्तार और आजम का जो खौफ खत्म हुआ था ना उत्तर प्रदेश में, वो खौफ तब खत्म होता है जब पीला पंजा चलता है। आपने जेल में डाल दिया, पब्लिक ने क्या देखा, भैया जेल में चला गया, देखती है विजुअल जो उसके मानस में बैठ जाए, जो मन में बैठ जाए। और वो कब होता है, जब उस पब्लिक से लूटे हुए पैसे को वो जमींदोज होते देखती है। इसलिए बहुत जरूरी है, और ये मानकर चलिए कि इन 24 प्रॉपर्टीज, अभी तो शुरुआत है ना, बुलडोजर चलेगा, निश्चित तौर पर गिराई जाएंगी, क्योंकि आपको पब्लिक को ऑप्टिक्स भी दिखाना है, न्याय हो और न्याय होता दिखाई दे, ये बहुत जरूरी है। तो अभिषेक बनर्जी निश्चित तौर पर अब बड़ी मुश्किल में फंस रहे हैं। उसके अलावा जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, जिनका नाम है रुचिरा बनर्जी, मैडम के 2 पासपोर्ट हैं, 2 पिताजी हैं। पहली बात तो जो रुचिरा बनर्जी हैं वो भारत की नागरिक नहीं है, वो थाईलैंड की नागरिक है। और जो अभिषेक बनर्जी पे लगातार आरोप लगते रहे हैं कि भैया कोल के साथ साथ जो गोल्ड स्मगलिंग का जो नेक्सस है, उससे भी अभिषेक बनर्जी का नाम जुड़ा पाया जाता है। और थाईलैंड वो रूट रहा है, थाईलैंड हो, दुबई हो, ये वो रूट रहे हैं हमेशा से जहां से गोल्ड स्मगलिंग भारत में बड़े पैमाने पर होती है। भाई साहब की जो पत्नी है रुचिरा बनर्जी, वो थाईलैंड की नागरिक है। अब उससे पहले क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, मतलब पीछे का बहुत रिकॉर्ड है नहीं। और मैडम के अब 2 पासपोर्ट सामने आए हैं। एक पहला पासपोर्ट है जिसका नंबर है AJNPN 2286R, और इस पासपोर्ट में जो उनके पिताजी हैं उनका नाम लिखा है निपन नरूला। और जब उन्होंने शादी कर ली अभिषेक बनर्जी से, उसके बाद उनका नया पासपोर्ट, नया पैन कार्ड बना, ये पैन कार्ड का नंबर था। एक दूसरा पैन कार्ड बना जिसका नंबर है CMPN 9377F, उसमें पिताजी का नाम है गुरचरण आहूजा। आप ये समझिए, पहली बात तो भारत में 2 पैन कार्ड रखना अपराध है, उसके लिए आप जेल जा सकते हैं। मेरे आसपास के कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो जेल गए हैं इसमें। इसके अलावा 2 पिताजी हैं, 2 पिताजियों के अलग अलग नाम हैं। यानी कि किस तरीके से, किस बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा था, यह साफ दिखा रहा है। इसलिए अभिषेक बनर्जी हो, उनकी पत्नी हो, उनकी बुआ हो, वो पूरा इकोसिस्टम हो, उसे जिस तरीके से धीरे धीरे कसा जा रहा है। अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, सिर्फ 1 हफ्ता, यह स्थिति है।
उसके अलावा जो ये 24 प्रॉपर्टी बताई जा रही है, ये अभिषेक बनर्जी की कंपनी है लीप्स एंड बाउंड्स, उससे जुड़ी हुई है। तो भैया एक कंपनी तो जो राजकुमार साहब हैं, मतलब राजकुमार ही थे एक तरीके से, प्रिंस थे बंगाल के ममता की सरकार में, तो अब एक्स प्रिंस हो गए हैं। तो एक कंपनी से तो भाई साहब का पेट नहीं भरेगा, निश्चित तौर पर कई और कंपनियां होंगी, दर्जनों में होंगी, हो सकता है सैकड़ों में हो। उनसे जुड़ी प्रॉपर्टीज के ऊपर जब एक्शन होगा तो आप समझिए कि क्या होगा। उसके अलावा मैं कम से कम 3 से 4 एपिसोड कर चुका हूं जिसमें बार बार यह बताया है कि किस तरीके से जो ममता बनर्जी हैं, उन्हें तैयार किया गया था, प्रॉप अप किया गया था पश्चिम बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ। वेस्ट ने कही है, सीआईए ने कही है, क्योंकि विकीलीक्स तो सीआईए का नाम लेता है। विकीलीक्स के मैंने कई बार अपनी वीडियोस में दिखाया भी है उस सेगमेंट को, कि भैया जब ये कम्युनिस्ट सरकार है उसको गिराने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी को स्थापित किया गया। जब वो कम्युनिस्ट गिर गए तो इस इकोसिस्टम को इस्तेमाल किया गया भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत के अंदर डिस्पोजेबल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिसबैलेंस करने के लिए, भारत की डेमोग्राफी को खत्म करने के लिए, उसको डिसबैलेंस करने के लिए ये इकोसिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था। तो क्या अब ये इकोसिस्टम जिस तरीके से गिरा है, जिस तरीके से ये डायमंड हार्बर बिजनेस मॉडल था वो धराशायी हुआ है, क्योंकि यहां से जो पैसा जनरेट होता था, वो जो जमात है जो बांग्लादेश से लेकर भारत तक, पश्चिम बंगाल, पूरे हर जगह जिस तरीके से वो जो रेडिकलाइजेशन का काम कर रहा है, उस रेडिकल इकोसिस्टम को जो पोषित करता है, उसको पोषित करने के लिए जो डायमंड हार्बर मॉडल जिसकी बात करते हैं, वहां से जो पैसा उठता था वो उसको जाता था। अब क्योंकि आपने वो फाइनेंशियल जो एक तरीके से कह सकते हैं बैकबोन तोड़ दी है उनकी भारत के अंदर, जिस तरीके से आपने उनसे जुड़े लोगों को पकड़ना शुरू किया है, एक्शन लेना शुरू किया है, वो सरकार को गिरा दिया है, तो भैया जिन्होंने इसके ऊपर भरोसा किया, उन्हें लगा पश्चिम बंगाल तो भैया टेस्ट मैच खेलता है, 33 साल सीबीआई की सरकार, सीपीएम की सरकार रही, तो भैया कम से कम 30-35 साल तो ये भी चलेंगे। आपने वो 15 साल में ही उनका विकेट डाउन कर दिया, तो अब उसको बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो क्या उसी को बचाने के लिए जो मार्को रूबियो हैं, अमेरिका का विदेश मंत्री और वहां का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी, वो भारत आ रहा है। इससे पहले का मार्को रूबियो या उसके समकक्ष कोई व्यक्ति कलकत्ता गया था। अगले महीने भारत की विजिट है और कलकत्ता भी जाएंगे, मतलब इसी महीने एंड में, और उसके बाद उसमें कलकत्ता भी जा रहे हैं। तो क्या कलकत्ता जाने का कारण ममता की जो सरकार गिरी है, उसके बाद जो उनके एसेट्स है, इकोसिस्टम है, उसको जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको कहीं कंटेन करने का प्रयास है? और ध्यान रखिएगा, अगर वो आदमी कलकत्ता जा रहा है तो मणिपुर, बांग्लादेश, सेंट मार्टिन आइलैंड, ये सभी जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको पुश करने का प्रयास किया जाएगा, उनको दबाने का प्रयास किया जाएगा। और बांग्लादेश, और माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में भी अराजकता को बढ़ाने का निश्चित तौर पर प्रयास होगा, क्योंकि जो इकोसिस्टम इतने सालों से, इतने दशकों से पाला जा रहा था, उसे ऐसे ही नहीं गिरने दिया जाएगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाया गया है, रिसोर्सेज लगाए गए हैं, और एक कोई 2 गुजराती आएंगे, 2 गुजरात से आएंगे, एक यूपी से आएगा और एक बंगाल से एक व्यक्ति खड़ा होगा और इन्हें चैलेंज देगा और गिरा देगा। इतने आसानी से आपको लगता है ये लोग सहन करेंगे? निश्चित तौर पर नहीं। तो मार्को रूबियो की जो विजिट होने वाली है, संभवतः कलकत्ता भी जाएंगे, तो उस पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है भारत सरकार को। और जो इकोसिस्टम के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जो एक्शन चल रहा है, इकोसिस्टम उससे परेशान भी है, और आपको गाहे बगाहे पश्चिम बंगाल में अब अराजकता भी दिखाई देगी। उसकी एक बानगी है। पश्चिम बर्धमान में आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के पास वहां की जो पुलिस थी, वो कुछ पीसफुल लोगों को ये समझाने गई कि भैया अब निजाम बदल गया है, जो लाउड स्पीकर की जो आवाज है, जो तय लिमिट से ऊपर तुम चलाते हो, वो नहीं चलेगा। और जब ये उन्हें समझाया जा रहा था, तो वही भीड़ अराजक हो गई
और पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन को ही फूंक दिया। बोलिए। तो इन लोगों को लगा भैया पुराने वाला ही स्थिति होगी, तो वही किया इन्होंने। लेकिन अब भैया कल कम से कम जो कलकत्ता में कुर्सी पर बैठा है वो तो कोई और है। तो अब तक 26 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अच्छे से जो योगी मॉडल है उसको वहां इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। यही तो परेशानी है इकोसिस्टम में। पहले तो भैया जला दिया जाता था, सब कुछ कर दिया जाता था और कोई कुछ कहता नहीं था। हां, जो चुनी हुई नेता है वो ये जरूर कहती थी कि भैया मैं खड़ी हूं, इसलिए तुम्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बचाया गया है दूसरी कम्युनिटी से, वरना तो सेकंडों में तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। जो ये इनके अंदर एक अभिमान भरा गया, जैसे कश्मीरियों को बताया गया ना तुम अलग हो, तुम सुपीरियर हो, तुम्हारे लिए देखिए भारत और पाकिस्तान लड़ रहा है, वो फर्जी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भरा गया, वही इन बांग्लादेशी मुसलमानों के मन में भरा गया जो भारत में इलीगल तौर पर रह रहे हैं। अब जब पुलिस का भट्टा बज रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। ठीक है, 2 4 5 घटनाएं ऐसी होंगी, निश्चित तौर पर होंगी, लेकिन योगी मॉडल अब उतर रहा है। कैसे? हावड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसके पास जो अवैध कब्जा किया गया था, दुकानें और सब कुछ बनाया गया था, रातों रात बुलडोजर पहुंचता है और कार्यक्रम निपटा दिया जाता है। कोर्ट ने बहुत सारी जगह रोक लगाई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है ना जहां रोक वोक नहीं है। कोर्ट ने कह दिया होगा 10 जगह भैया यहां बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन उसके अलावा तो 1000 जगह है जहां बुलडोजर चल सकता है। उसी को अब शुभेंदु अधिकारी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कम से कम 10 ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं पिछले 1 हफ्ते में। बहुत सारे निर्णय हैं, लेकिन इकोसिस्टम की जो कमर तोड़ रहे हैं वो कुछ निर्णय ये हैं। भैया सबसे पहले तो जितने भी इलीगल मदरसा हैं, जो भी सरकारी फंडेड मदरसा पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उसके अंदर सेक्युलर एजुकेशन होगी, जो हेमंता विश्व शर्मा कहता था। ऐसा नहीं होगा पैसा खाओगे सरकार का और गाना गाओगे सऊदी का और कहीं और का या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का। भारत का पैसा है, भारत के हिसाब से बात कीजिए, भारत के हिसाब से व्यवहार कीजिए, क्योंकि यही जो मदरसा है वो एपिसेंटर है, यहीं से वो रिक्रूटमेंट होता है, जो बाद में रेडिकलाइजेशन में जो लोग इस्तेमाल होते हैं वो इसी यहीं से आते हैं, यही जननी है, इसी पे वार करना होगा। लाउड स्पीकर ऑलरेडी बैन कर दिए गए हैं, बुलडोजर एक्शन ऑलरेडी चल रहा है। 2021 का जो पोस्ट पोल वायलेंस में 321 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए थे, उनके लिए एसआईटी ऑलरेडी गठित कर दी गई है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों पे एक्शन चल रहा है। जो ममता बनर्जी ईडी और सीबीआई की फाइल छीनकर भाग जाती थी, जो एनआईए सीबीआई ईडी के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में पिटवाती थी, अब उन सभी केसेस को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। सबके लिए खुली छूट है। कलकत्ता में जो मेट्रो का काम रुक गया था, उसको दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है, उसके एक्सटेंशन को। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं पश्चिम बंगाल से लगते हुए, या जो बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवे हैं, कम से कम 7 ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने हैं, उनका काम रुका हुआ था। आप सोचिए देश के कितने महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक कामों को रोका जा रहा था पश्चिम बंगाल में जानबूझकर। नेशनल हाईवे नंबर 312, 31, 33, 10, 317 ए, 717, 110, जो पहले 55 कहा जाता था, सबका काम रुका हुआ था। एक योगी आदित्यनाथ है, वो ये कहते हैं कि भैया हमारे यहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, हमारे यहां सबसे ज्यादा हाईवे हैं, वो उसका दम भरते हैं। और ममता बनर्जी इस बात का दम भरती थी, हमने सबसे ज्यादा काम रोका है साहब।
आते ही सबको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। उसके अलावा जो 77 ओबीसी की 77 कम्युनिटीज ऐसी थी जिनको ओबीसी का दर्जा दिया गया था 2010 से 2012 के बीच में, इन्हीं ममता बनर्जी के द्वारा, उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया था कि नहीं, आप इनको नहीं दे सकते। उसमें 75 मुस्लिम थे, मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा था। मेरा सवाल यह है कि भैया आप मुसलमान बने क्यों? आप इसलिए बने ना कि हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में जातिवाद है, हमें उससे बचना है साहब, इसलिए हम मुसलमान बन गए। और वहां पर जाके आप जाति का खेल खेलेंगे और उसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, ये तो चलेगा नहीं। लेकिन भैया अब ममता का राज था तो ये सब चल रहा था। कोलकाता हाईकोर्ट ने उसको कैश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में गए, कोलकाता हाईकोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। अब वहां से शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है उसने अपना, यानी जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने अपना पक्ष वापस ले लिया है कि भैया हम चैलेंज ही नहीं करना चाह रहे कलकत्ता हाईकोर्ट के डिसीजन को। इसका मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन फाइनल है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, और इन सभी कम्युनिटीज का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है आप कैंसिल कर दीजिए। यह है इकोसिस्टम पे वार, ये करना है आपको। और जिस तरीके से जो खसम खास लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको धरा जा रहा है, जहांगीर खान का करीबी हो, ममता बनर्जी का करीबी हो, सबको पकड़ा जा रहा है। टीएमसी के दफ्तर में रेड मारी गई आज कलकत्ता में, विधाननगर। आधार कार्ड निकले हैं फर्जी, मतलब वो क्या कर रहे थे, पब्लिक से आधार कार्ड, उनके आइडेंटिटी कार्ड लिए जा रहे थे जब टीएमसी चुनाव प्रचार चल रहा था, ताकि वो वोट ना डाल सके। वहां छापेमारी चल रही है। उसके अलावा जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, उसका जो कैंडिडेट था नंदीग्राम में, उसने बताया कि भैया 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे टीएमसी के द्वारा, यानी कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एक वोटर खरीदने का प्रयास था। यह तंत्र वहां काम चल रहा था, और इस हद तक डेस्परेशन थी ममता बनर्जी की। तो ना अराजकता में कमी थी, ना पैसा उगाही में कमी थी, और ना चुनाव में उसका इस्तेमाल करने में कमी थी। तो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा ये पूरा सेटअप किन्हीं लोगों के लिए, वो ये डेस्परेशन को दर्शाता है। और इसी को बचाने के लिए कि भैया जितना बचा है ये ना टूट जाए कहीं, क्योंकि खबर तो ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी भी टूट रही है। लगभग 41 या 42 लोकसभा प्लस राज्यसभा के सांसद हैं टोटल मिला के ममता बनर्जी के पास। उनमें से 17 गायब बताए जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के घर जब बैठक होती है पहले यह तय किया जाता है कि ममता बनर्जी लोग जितने सांसद हैं और जितने एमएलए हैं सबको बुलाएंगी। फिर कहा जाता है नहीं, एमएलए को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उन्हें यह खतरा था कि उसमें से 10-20 अगर कम आए तो भैया माहौल खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा विधायकों को बुला लो, ये कम है, पहले इनको मैनेज करते हैं। सांसदों को बुला लो, ये कम है, पहले इन्हें मैनेज करते हैं। वहां 16 से 17 वो गायब हो गए। तो जिस तरीके से पार्टी टूट रही है, देखिए जिस तरीके से ये स्टेट लेवल की परिवार जनित पार्टियां होती हैं, मान लीजिए बीजेपी है, कोई राज्य हार जाती है, उसके पास कम से कम 10 और राज्य हैं जहां से वो अपने आप को बचाए रखेगी। कांग्रेस है, पूरे देश से साफ हो गया, लेकिन 2-3 राज्यों में उसने पैर फंसाया है गेट में। उसे पता है कि भैया अब नहीं तो 5 साल में, 5 साल नहीं तो 10 साल में कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, कम से कम उस उम्मीद पे जी रही। कम्युनिस्ट हैं, उन्हें लग रहा है कि भैया और कुछ नहीं, आइडियोलॉजी के दम पे हम वापस आ जाएंगे। लेकिन सपा है, बसपा है, टीएमसी है, डीएमके है, ये एक एक राज्य की पार्टियां हैं। उनसे जो लोग जुड़े वो ना आइडियोलॉजी के लिए जुड़े, वो सिर्फ पैसे के लिए और सत्ता के लिए जुड़े। आप बाहर हो गए तो पैसा भी बाहर, सत्ता भी बाहर, तो अब आपसे जुड़ेगा क्यों? अब बसपा देखिए 2 चुनाव में बाहर हो गई, 3 चुनाव में बाहर हो गई, अब कोई रिवाइवल का चांस नहीं है। उद्धव पार्टी की सरकार है, उद्धव ठाकरे है, उसकी जो पार्टी है सत्ता से बाहर हो गई, किसी हद तक टूटने लगी। सपा 2 टर्म से बाहर है तो कहने लगी भैया पैसे की कमी हो गई है। और पश्चिम बंगाल में वही हार टीएमसी का होना है। तो भैया जो थोड़ा बहुत बचा कुचा सेटअप है, कहीं वो भी ना हाथ से निकल जाए, सुपड़ा ना साफ हो जाए।
बिल्कुल ही नीलबटे सन्नाटा ना हो जाए, क्या उसी को बचाने के लिए मार्को रूबियो को भारत भेजा जा रहा है? और क्या इसके बाद पश्चिम बंगाल और भारत को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि पिछली बार जेडी वांस आया था तो पहलगाम हुआ था, आपके मार्को रूबियो आ रहा है। साहब एक से एक खिलाड़ी हैं ये। खैर, जो भी इस पे डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है और चैनल के मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।